वेलकम टू ओम अध्ययन मंत्रा यूट्यूब चैनल। स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का अध्ययन मंत्रा के इस यूट्यूब चैनल में। जैसा कि आप जानते हैं, मैट्रिक परीक्षा 2021-22 का मॉडल प्रश्न पत्र जारी कर दिया गया है। तो चलिए आज हम आपको साइंस का मॉडल क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके बतलाते हैं। शुरू करने से पहले कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एवं लाइक के बटन पर क्लिक करें और मैट्रिक परीक्षा से संबंधित जितने भी प्रकार के नोटिफिकेशन हैं उन सभी नोटिफिकेशन को आप प्राप्त करें। धन्यवाद। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं कि साइंस का मॉडल क्वेश्चंस पेपर यहाँ पे आपके समक्ष है, वो मौजूद है। साइंस का मॉडल क्वेश्चंस पेपर मौजूद है। इसमें हम लोग देखते हैं क्या इसमें जो समय जो सारणी जो दिया गया है वो क्वेश्चंस का रहेगा कितने 1 घंटे 30 मिनट की समय सारणी रहेगी, मतलब 1.5 घंटे का समय दिया जाएगा। कुल 40 क्वेश्चंस होंगे और इसके पूर्णांक भी कितने होंगे 40 होंगे। सभी प्रश्नों को हल करना अनिवार्य होगा। इसमें कुल 40 प्रश्न होंगे और प्रत्येक प्रश्न जितने भी प्रश्न होंगे सभी के लिए 1 अंक ही निर्धारित हैं। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए गए हैं। इनमें से सही विकल्प का चयन करना है और गलत उत्तर के कोई भी अंक काटे नहीं जाएंगे। ये सबसे बड़ा बेनिफिट दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 की ओर हम लोग चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है हम लोगों का कि दाढ़ी बनाने में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो दाढ़ी बनाने में हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो हम लोग दाढ़ी बनाने में उपयोग करते हैं अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग करते हैं, अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्यों, तो देखिए यहाँ पे अवतल दर्पण के उपयोग कौन कौन सा है, तो नाई का शीशा, मतलब जो दाढ़ी बनाने वाले जो दर्पण होते हैं, दांत के डॉक्टर, गाड़ी के हेडलाइट, सोलर कुकर, सर्च लाइट और हम लोग चम्मच का जो भीतरी पृष्ठ होता है वो अवतल दर्पण की तरह कार्य करता है। तो अवतल दर्पण के ये 6 उपयोग हैं। और उत्तल दर्पण में जब हम लोग जाते हैं तो उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का उपयोग हम लोग गाड़ी के साइड मिरर को देखने के रूप में करते हैं। नेक्स्ट है सेकेंड क्वेश्चंस आपका, गोलीय दर्पण में फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या के बीच क्या संबंध होता है। तो फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है, मतलब इसका आंसर होगा बी नंबर, F बराबर R/2। F बराबर R/2 होगा। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन है कि प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया में कौन सी भौतिक राशि अपरिवर्तित होती है। अपरिवर्तित कहने का मतलब है कि वो चेंजेबल नहीं होता है। तो कौन सी भौतिक राशि चेंजेबल नहीं होती है, तो वेग है वो हमेशा चेंज होती है, तरंग दैर्घ्य है वो चेंज होती है। तो ये दोनों ऑप्शन होगा नहीं। चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका आंसर क्या होगा, आवृत्ति जो होती है, फ्रीक्वेंसी जो होती है वो अपरिवर्तित रहती है, इसमें किसी भी प्रकार का चेंजेबल नहीं होता है। अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिख रहा है कि अवतल दर्पण से परावर्तन के बाद किरण जो होती है वो किस बिंदु से होकर गुजरेगी। तो पहला है सी मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर, एफ फोकस दूरी, पी पोल ध्रुव से और डी में ऑप्शन है सी और एफ के बीच, मतलब सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच से। तो हम लोग देखिए ये मेरा रहा अवतल दर्पण। अवतल दर्पण से जब हम लोग यहाँ से एक लाइट निकालते हैं, लाइट रे निकालते हैं, यहाँ से एक लाइट जाती है, प्रकाश की किरण यहाँ टकराती है, टकराने के बाद फिर पुनः ये फोकस की ओर लौट आती है। इसी प्रकार से जब दूसरा प्रकाश की किरण यहाँ से हम लोग निकालते हैं तो ये फिर आगे जाती है और फिर ये भी क्या करती है, पुनः ये वापस लौट जाती है। तो ये कहाँ पे करती है, मिलती है, तो ये फोकस पे मिलती है। इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर फोकस। अगला क्वेश्चन है किसी वस्तु के दर्पण को कहीं भी रखने से वस्तु के बराबर आकार का सीधा प्रतिबिंब बनता है, तो वह दर्पण कौन सा होगा। अगर वो आकार बराबर होगा,
बराबर आकार का होगा और प्रतिबिंब सीधा बनेगा तो वह दर्पण जो होता है वो समतल दर्पण होता है। जैसे हम लोग घर में कोई दर्पण रहता है और उसके सामने खड़े होते हैं तो हमें जो आकृति प्राप्त होती है वो क्या होती है, बराबर आकृति प्राप्त होती है, ना तो बड़ा प्राप्त होती है ना तो छोटा प्राप्त होती है। इसलिए इसका आंसर आप लोगों का क्या होगा, सी समतल दर्पण होगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। अगला क्वेश्चन आते हैं 7 नंबर क्वेश्चन। 7 नंबर क्वेश्चन में है कि किसी गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 50 सेंटीमीटर है। वक्रता त्रिज्या मतलब जो वक्रता त्रिज्या को हम लोग आर से डिनोट करते हैं, मतलब आर बराबर दिया हुआ है कितना, 50 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब यहाँ से बोला जा रहा है कि इसकी फोकस दूरी निकालना है। तो फोकस दूरी बराबर एफ बराबर सूत्र होता है, एफ बराबर वाट पूछ रहा है, मतलब एफ बराबर जो सूत्र होता है वो होता है r/2, r/2। तो r का वैल्यू जो है वहाँ पे है 50 सेंटीमीटर और दो से इसको डिवाइड देंगे तो इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 सेंटीमीटर। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जहाँ पे होगा 25 सेंटीमीटर, मतलब ऑप्शन नंबर जो इसका आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो इसका आंसर सही होगा, 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगला क्वेश्चन है दिया हुआ कि 1 मीटर फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस की क्षमता क्या होगी? तो पहले इस बात को ध्यान दें कि उत्तल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, वो हमेशा क्या होती है, धनात्मक होती है। तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है वो धनात्मक होती है, इसलिए इसका ऑप्शन है फर्स्ट नंबर ए नंबर है, इसका ऑप्शन है दिया हुआ -1 डायप्टर। तो ये -1 डायप्टर तो होगा नहीं क्योंकि ये माइनस में ऑप्शन है दिया हुआ। सेकेंड ऑप्शन है प्लस में, थर्ड ऑप्शन है प्लस में और फोर्थ ऑप्शन है प्लस में, मतलब तीनों ऑप्शन आपको पॉजिटिव में मिल रहा है। तो चलिए इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कि इसका आंसर क्या होना चाहिए। 1 मीटर फोकस दूरी, अब इसकी फोकस दूरी जो दी हुई है वो कितनी दी हुई है, फोकस दूरी है दिया हुआ 1 मीटर, ये 1 मीटर है दिया हुआ। अब बोल रहा है इस उत्तल लेंस की क्षमता क्या होती है। उत्तल लेंस की क्षमता हम लोग लेंस की क्षमता को P से सूचित करते हैं और P बराबर सूत्र होता है 1/f, मतलब 1 फोकसांतर। तो 1 और बाय f का वैल्यू कितना है, 1 है, तो 1 से 1 काट देंगे तो कितना मीटर हो जाएगा, ये 1 डायप्टर ही इसका वैल्यू आएगा। कितना आ जाएगा, 1 डायप्टर। अर्थात इसका आंसर जो होगा वो क्या होगा, बी होगा, 1 डायप्टर इसका आंसर होगा। किन्हीं को दिक्कत है, समझ में आ रहा सभी को? ओके, धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किसी उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा होती है। तो उत्तल लेंस की फोकस दूरी हमेशा जो होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। कभी भी उत्तल लेंस की फोकस दूरी की वैल्यू नेगेटिव नहीं होती है। और अवतल लेंस में जो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है। तो प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, न्यूनतम मतलब क्या होता है कि सबसे कम सॉरी। तो न्यूनतम क्या होता है, सबसे कम। सबसे कम कहाँ होता है, तो यहाँ देखिए ये आपका एक डायमीटर दिया हुआ है, ये एक दिया हुआ है जिसमें है यहाँ पे निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसके बाद है पानी। पानी में जो होती है वो 2.25 × 10⁸ और कांच में होती है 2 × 10⁸ तो यहाँ पे बोल रहा है ऑप्शन है निर्वात में, जल में, वायु में और कांच में। तो इसका आंसर होगा कांच में। निर्वात का वेग न्यूनतम किस में होता है, कांच में, और सबसे अधिकतम किस में होता है, तो निर्वात में होती है। सबसे अधिकतम निर्वात में, सबसे कम कांच में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं हम लोग।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन से 4D क्षमता वाले अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होगी वो क्या होगी। तो 4 डायप्टर क्षमता वाले फोकस अवतल लेंस की फोकस दूरी। अब यहाँ पे मुझे क्या दिए है, यहाँ में लेंस की क्षमता दे दी हुई है और फोकस दूरी का वैल्यू पूछ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे लेंस की क्षमता दिया हुआ है, मतलब P का जो वैल्यू है वो आपका दे दिया है। तो P का वैल्यू जो है वो आपका दिया हुआ है कितना, 4 डायप्टर दिया हुआ है, P का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे फोकस दूरी मतलब F का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। तो अभी हम लोग जैसा कि ऊपर वाले क्वेश्चंस में जैसा कि हम लोग देखें उस रूप में हम लोग ये जानते हैं कि लेंस की क्षमता P बराबर सूत्र होता है 1/f, अर्थात जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 मल्टीपल होगा 1 नीचे, P के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, तो 1 से मल्टीपल होगा तो 1 होगा, और P होगा F से मल्टीपल। तो जब हम लोग F की वैल्यू निकालेंगे तो F का जो वैल्यू होता है वो होता है 1/P। अब यहाँ पे 1 है किसकी वैल्यू 1, और मेरा जो लेंस की क्षमता है वो कितना है 4 डायप्टर। अब इसको जब हम लोग क्रॉस करेंगे, इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.25 ये जो वैल्यू हो जाएगा वो होगा 0.25 5 सेंटीमीटर। अब इसमें से 25 सेंटीमीटर मतलब इसका जो ऑप्शन होगा वो क्या होगा 25 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट इसी प्रकार से जब हम लोग अगला क्वेश्चन में चलते हैं तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा अगला क्वेश्चन जो है वो है हमारा, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है तो उसकी क्षमता क्या होगी। अब से उसी तरह की क्वेश्चन है, जस्ट उसका अपोजिट क्वेश्चन दिया हुआ है कि उत्तल लेंस की का जो फोकसांतर है, फोकसांतर मतलब F की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है कितना आपका 50 सेंटीमीटर। F की जो वैल्यू है वो दिया हुआ है आपका कितना 50 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर F की वैल्यू दिया हुआ है। अब ये जब भी हम लोग इसको व्यक्त करते हैं तो मीटर में व्यक्त करते हैं, तो इस हम लोग 50 को हम लोग क्या करते हैं डिवाइड देते हैं किससे 100 से। सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 100 से डिवाइड देते हैं, 10 से 10 कट गया। अब यहाँ 5/10 हुआ तो इसका वैल्यू हो गया 0.5 मीटर, ये हो गया। ठीक है, अब P का वैल्यू जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लेंस की क्षमता बराबर सूत्र क्या होता है 1 फोकसांतर, तो 1 और डिवाइडेड बाय 0.5। अब यहाँ से डेसिमल को हटाएंगे तो यहाँ पे एक 0 लगेगा और यहाँ काटेंगे तो 5 2 जा 10, मतलब ये 2 बार में ये कट जाता है, मतलब ये 2 डायप्टर इसका आंसर होगा, इसका लेंस की क्षमता का। तो 12 नंबर का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर 2 डायप्टर कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं कि 13 नंबर में कि प्रकाश का वेग सर्वाधिक होगा। तो प्रकाश का वेग सर्वाधिक मतलब सबसे अधिक कहाँ होता है, तो अभी जस्ट इसका हम लोग उल्टा क्वेश्चन पढ़ रहे थे क्या कि वहाँ पे न्यूनतम वेग बतला जाता है, अब यहाँ पे पूछ रहा है अधिकतम वेग। अब अधिकतम वेग सबसे अधिकतम कहाँ पे होता है, तो निर्वात में होता है, और निर्वात में कितना होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 10⁸8 मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸8 मीटर पर सेकेंड जो होता है निर्वात में इसका वैल्यू होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर है, दिए गए प्रक्रम में कौन ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। तो ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया जो है उसे हम लोग कौन सी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया किसमें कहते हैं, इसमें 4 ऑप्शन हैं, श्वसन, पाचन,
उत्सर्जन और संवहन, तो हम लोग श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। श्वसन को क्या कहा जाता है? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहा जाता है। सभी को समझ में आ रहा है सभी बच्चे को? चलिए आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। 15 नंबर क्वेश्चन है, चिप्स के पैकेट विकृत गंधिता से बचने के लिए कौन सी गैस डाली जाती है? चिप्स का जो पैकेट होता है वो उसमें जो भी वस्तुएं डाली हुई होती है वो अधिक दिन तक खराब ना हो, इसके लिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन की गैस को डाला जाता है ताकि वो अधिक दिनों तक सुरक्षित रहे। अगला क्वेश्चन है 16 नंबर, जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो जंग लगना जो अभिक्रिया होती है वह एक संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया को हम लोग जंग लगना अभिक्रिया के रूप में जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए अभिक्रिया में किस पदार्थ का उपचयन हो रहा है? अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पे देखिए ये उपचयन क्या होता है और अपचयन क्या होता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है कि रासायनिक अभिक्रिया के क्रम में वैसे आयन या अणु या परमाणु जिनके द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है, तो ऑक्सीजन ग्रहण किया किसके द्वारा किया जा रहा है? तो ऑक्सीजन का ग्रहण है वो कार्बन के द्वारा किया जा रहा है। किसके द्वारा किया जा रहा है ऑक्सीजन का ग्रहण? कार्बन के द्वारा किया जा रहा है। तो बोला जा रहा है और जिनसे, तो उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और जिनसे ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अर्थात ऑक्सीजन जिससे हटता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उपचयन किसे कहते हैं? मतलब जिसमें क्या होती है, ऑक्सीजन ग्रहण किया जाता है जिस तत्व के द्वारा। तो किस तत्व के द्वारा किया जा रहा है? तो यहाँ पे कार्बन के द्वारा जो है वो ऑक्सीजन का ग्रहण किया जा रहा है और यहाँ क्या बना रहा है? कार्बन मोनोऑक्साइड बना रहा है। अर्थात इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो कार्बन के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा बी नंबर, ऑप्शन नंबर बी कार्बन आंसर इसका होगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है कि दिए गए कौन सा रासायनिक समीकरण संतुलित है? अब संतुलित हम लोग को करके दिखाना है। संतुलित मतलब क्या होता है? दोनों साइड्स में हम लोग क्या करते हैं? उसको बराबर करते हैं। अब बराबर में यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि कैल्शियम की मात्रा यहाँ 1 है, यहाँ भी कैल्शियम की मात्रा यहाँ क्या देख रहे हैं कि 1 है, यहाँ भी कैल्शियम की मात्रा 1 है, यहाँ ऑक्सीजन की मात्रा 2 और 2 मिलके कितना हो गई? ऑक्सीजन की मात्रा 4 हो गई। यहाँ भी ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ देखते 3 और यहाँ मिलके 1 4 हो गई। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन की मात्रा 2 है, हाइड्रोजन की मात्रा यहाँ भी 2 है। मतलब यह रासायनिक समीकरण जो है वो ए नंबर है, वो रासायनिक समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण है। बाकी ये तीनों ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दिए गए चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है? अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेड है वो कॉपर से ज़्यादा अभिक्रियाशील है। लेड जो है वो कॉपर से क्या है? ज़्यादा अभिक्रियाशील है। इसलिए लेड जो होता है वो क्या करता है? कॉपर को विस्थापित कर देता है और ये क्लोरीन के साथ क्या कर ले रहा है? अभिक्रिया कर ले रहा है। क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लेड क्लोराइड बना रहा है, और इसलिए इसे हम लोग कौन सा अभिक्रिया के नाम से जानते हैं? विस्थापन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए पदार्थ में कौन गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है? तो गंधीय सूचक की तरह हल्दी है वो व्यवहार नहीं करता है, लिटमस है वो व्यवहार नहीं करता है, चाइनो रोच नहीं करता है। तो जो गंधीय सूचक की तरह व्यवहार करता है वो होता है प्याज हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस लवण का उपयोग करते हैं? तो हड्डियों को जोड़ने के लिए जो डॉक्टर होते हैं वो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग करते हैं। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग किया जाता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 12H2O, इसलिए इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। 21 का ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही है।
अगला क्वेश्चन है विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है। तो विरंजक चूर्ण का जो सूत्र होता है, इसको विरंजक चूर्ण को हम लोग ब्लीचिंग पाउडर भी बोलते हैं, और इसका उपयोग हम लोग कुएं के पानी को या फिर तालाब के पानी को या फिर किसी भी प्रकार का जो जल दूषित होता है उस जल को शुद्ध करने के लिए हम लोग विरंजक चूर्ण का उपयोग करते हैं, और इसका सूत्र होता है CaOCl2। इस प्रकार से हमारा ऑप्शन नंबर सी में CaOCl2 है वो दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी मेरा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। इस चित्र को थोड़ा सा हम लोग इंक्रीज करके दिखाते हैं कि इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है। तो इस चित्र में जो अभिक्रिया हो रही है ये हो रही है आपकी संयोजन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। मतलब इस चित्र में कौन सी अभिक्रिया हो रही है, संयोजन अभिक्रिया हो रही है। अगला क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कि टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो टमाटर में पहले हम लोग जानते हैं कि किस में कौन सा अम्ल पाया जाता है। जैसे एसिटिक अम्ल होता है, तो एसिटिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है हमारा किस में, सिरका में। किस में, सिरका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। क्या बोलते हैं, विनेगर। विनेगर, सिरका, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं विनेगर। उसके बाद होता है सिट्रिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल जितने भी खट्टे पदार्थ होते हैं जैसे नींबू, संतरा, ये सभी में क्या पाया जाता है, हमारा सिट्रिक अम्ल पाया जाता है। लैक्टिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल मेरा कहाँ पे पाया जाता है, तो दूध में, दही में हम लोग का क्या पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। और ऑक्जेलिक अम्ल जो होता है ये पाया जाता है टमाटर और पालक में। हम लोगों को क्या पाया जाता है, कौन सा अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल। इस प्रकार से इस ऑप्शंस का जो सही उत्तर होगा 24 नंबर क्वेश्चंस का जो ऑप्शंस दिए हुए हैं, और इन ऑप्शंस का जो सही उत्तर होगा वो क्या होगा, ऑक्जेलिक अम्ल। यहाँ तक सभी को समझ में आ रहा है। ओके, धन्यवाद। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। अगले क्वेश्चंस में है क्वेश्चन नंबर 25, और इस 25 नंबर क्वेश्चंस में दिया हुआ है कि तनुकरण की प्रक्रिया में होती है। तो तनुकरण की प्रक्रिया क्या होती है, पहले इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि तनुकरण की प्रक्रिया होती क्या है। तो तनुकरण की प्रक्रिया जो होती है, इसमें लिखा हुआ है जल में, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है जल में अम्ल या क्षारक, जो अम्ल होते हैं या जो क्षारक होते हैं को मिलाने पर जो आयन की सांद्रता होता है वो क्या होता है, हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन में प्रति इकाई आयतन में क्या होती है, कमी होती है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, तनुकरण के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन के रूप में हम लोग चलते हैं। चलिए ऑप्शन में हम लोग देखते हैं कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला है कि हाइड्रोजन आयन के सांद्रता में वृद्धि, जो कि गलत है। ऑप्शन नंबर 1 क्या है, रॉन्ग है, वृद्धि नहीं होगा, क्या होना चाहिए, कमी। सेकेंड ऑप्शन में भी दिया हुआ है हाइड्रोक्साइड के सांद्रता में वृद्धि, ये भी हाइड्रोक्साइड आयन के, ये भी गलत है, रॉन्ग ऑप्शन। थर्ड में दिया है हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता में कमी। तो अभी हम लोग क्या पढ़े हैं, आयतन में क्या होती है, कमी होती है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग क्या हो जाएगा, सी नंबर जो होगा वो सही होगा, और डी नंबर भी इसका ऑप्शन नंबर क्या है, रॉन्ग है। अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा प्रकाशीय वियोजन अभिक्रिया है। तो वियोजन अभिक्रिया जो है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 जो है वो वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो समय सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। अमीबा अपने किस अंग से भोजन ग्रहण करता है। तो अमीबा अपने कूटपाद विधि से भोजन ग्रहण करता है, ना तो मुंह से, ना तो केंद्रक से, और ना ही खाद्य रिक्तिका से। किससे ग्रहण करता है अमीबा अपना भोजन, कूटपाद से करता है, इसलिए इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही है। अगला क्वेश्चन है पाचन क्रिया में वसा का इमल्सीकरण कौन करता है। तो वसा का इमल्सीकरण जो होता है वो कौन करता है, पित्त करता है। कौन करता है, इमल्सीकरण है वो पित्त करता है।
ठीक है। इसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो कहाँ पे पाया जाता है, ये जो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दिया हुआ है ये कहाँ पे पाया जाता है, ये हमारे अमाशय में पाया जाता है, जो भोजन को क्या करता है, अम्लीय बनाता है, और अम्लीय बना के इसे पाचन कार्य में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम लोग चलते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में किस जीव में स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किसे कहते हैं, वैसा पोषण जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाता है उसे हम लोग स्वपोषी पोषण कहते हैं। तो इसमें अमरबेल का नहीं होगा, कवक नहीं होगा, अमीबा नहीं होगा, इसमें क्या होगा, आम का जो पौधा होता है वो क्या होता है, अपना भोजन खुद बनाता है, इसलिए आंसर क्या होगा, आम। अगला क्वेश्चन है 30 नंबर क्वेश्चन में, 30 नंबर क्वेश्चन में हम लोग आते हैं तो दिख रहा है कि मानव हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं। तो मानव हृदय में कुल 4 कोष्ठ होते हैं। कुल कितने कोष्ठ होते हैं, 4 कोष्ठ होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो 4 कोष्ठ इस प्रकार से होता है हृदय का फिगर में, 2 आलिंद होता है और 2 क्या होता है, नीलय होता है। तो 2 आलिंद और 2 नीलय मिला के क्या बनता है, 4 कोष्ठक मानव हृदय में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर चलते हैं कि श्वसन वर्णक किसे कहते हैं। तो श्वसन वर्णक जो होता है वो हम लोग किसे कहा जाता है, क्लोरोफिल को कहा जाता है। श्वसन वर्णक हम लोग किसे कहते हैं, क्लोरोफिल को कहते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो क्या होगा, सही होगा। अगला क्वेश्चन है उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है। तो उत्सर्जन जो होता है वो हमारा कहाँ से होता है, नेफ्रॉन से, और नेफ्रॉन का ही हिंदी में हम लोग क्या बोलते हैं, वृक्काणु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वृक्काणु के नाम से जानते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या है, सही है, वृक्काणु। यहाँ तक सभी को समझ में आ गया, आगे बढ़े। चलिए अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं और बढ़ते हैं क्वेश्चंस नंबर 33 में क्वेश्चंस नंबर में आपका दिया हुआ है कि वृक्क की क्रियाशीलता कम होने पर रक्त को शरीर से बाहर निकालकर छानने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए रक्त जब हमारा वृक्क जो होता है वो काम करना बंद कर देता है, तो काम करना बंद कर देता है तो हम लोग को क्या किया जाता है, डॉक्टर के यहाँ जब आप जाइएगा तो वहाँ पे डॉक्टर जो होते हैं वो डायलिसिस करते हैं मशीन के द्वारा। और डायलिसिस क्या होती है, तो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया होती है, क्योंकि वृक्क जो होता है वो रक्त की शुद्धिकरण की प्रक्रिया करना बंद कर देता है, तो इस प्रकार से डायलिसिस किया जाता है। और डायलिसिस को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं, अपोहन बोलते हैं। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, अपोहन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, जनन की मूल घटना क्या कहलाती है। तो जनन की मूल घटना में क्या कहलाता है, तो जनन की जो मूल घटना होती है उसमें युग्मक का बनना होता है, नहीं, ये ऑप्शन गलत है। उसमें युग्मनज का बनना होता है, नहीं। भ्रूण बनता है, नहीं। तो इसमें क्या होता है, डीएनए की प्रकृति का बनना होता है, डीएनए की प्रकृति बनती है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका क्या है, सही है। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर में कि दिया गया चित्र जो है वो किस प्रकार के जनन को दर्शाता है। तो दिया गया जो चित्र है वो देखिए, इसको बड़ा करके दिखला देते हैं। ये जो दिया गया चित्र है वो किसके दर्शाता है, बहुखंडन को दर्शाता है। किसको दर्शा रहा है, बहुखंडन को दर्शा रहा है। इसलिए इसका जो आंसर होगा 35 का ए नंबर का, ये जो ऑप्शन आंसर होगा 35 नंबर का, ये इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बहुखंडन। अगला क्वेश्चन है नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संलयन को क्या कहते हैं। तो नर युग्मक और मादा युग्मक के संलयन को हम लोग निषेचन के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, निषेचन, फर्टिलाइजेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37 नंबर, लड़कों में यौन अवस्था में के लक्षणों का नियंत्रण कौन सा हार्मोन करता है। तो लड़कों में जो यौन अवस्था जैसे दाढ़ी मूंछ का आना, ठीक है, उस प्रकार के जो हार्मोन होते हैं उनका नियंत्रण कौन करता है। तो उनका नियंत्रण जो होता है
वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन करता है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर इसका ए जो होगा वो सही होता है। और यहाँ पे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लड़कियों में यौनावस्था के लक्षणों में नियंत्रण कौन करता है, तो प्रोजेस्टेरोन करता है। कौन करता है? प्रोजेस्टेरोन करता है। इंसुलिन क्या होता है? तो इंसुलिन जो होता है वो मधुमेह के रोगी लोग होते हैं वो इसका इंजेक्शन लगाते हैं इंसुलिन। इसमें क्या होता है, ग्लूकोज की मात्रा में क्या हो जाती है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा की कमी हो जाती है या फिर ज़्यादा बढ़ जाती है, तो हम लोग इंसुलिन का इंजेक्शन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, सौर स्थिरांक का मान जो होता है वो क्या होता है? तो सौर स्थिरांक का जो मान होता है, वैल्यू होता है, वो होता है 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर। और इस प्रकार से ये ऑप्शन किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, इसलिए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव गैस का प्रमुख घटक क्या है? तो जैव गैस का जो प्रमुख घटक है वो मीथेन को माना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी में इसका आंसर है मीथेन। ऑप्शन नंबर डी में, तो इसका ऑप्शन नंबर डी है वो क्या हो जाएगा? सही होगा, ऑप्शन नंबर डी मीथेन। आप सभी विद्यार्थियों से यह अनुरोध किया जाता है कि इसी प्रकार का इससे बेहतर और एक्सप्लेनेशन अगर आप लोगों को चाहिए तो प्लीज़ ओम अध्ययन मंत्रा के चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर करने का प्रयास करें। चलिए अगले क्वेश्चंस में आते हैं। अगला क्वेश्चन है, महासागरीय तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए महासागर के पृष्ठ के जल का ताप 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में कितना अंतर होना चाहिए? तो महासागर का जल और महासागर के पृष्ठ के जल का ताप जो होता है वो 2 मीटर की गहराई के जल के ताप में अंतर जो होता है वो उसमें 20 डिग्री सेल्सियस की अंतर पाई जाती है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए जो होगा इसका सही होगा 20 डिग्री सेल्सियस। और इस प्रकार से साइंस मॉडल क्वेश्चन पेपर सेट 1 जो हुआ वो समाप्त हुआ। आपको 40 क्वेश्चंस है वो पूरे करवा दिए गए हैं। आप घर में इसका रिवीजन कीजिए और अच्छा से अच्छा रिजल्ट प्राप्त करने का कोशिश करें। धन्यवाद। जय हिंद।